गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं यूनिट फोर्थ चीन का संविधान। और आज के लेक्चर का टॉपिक है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति। चीन के विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 58 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाला निकाय है। आज हम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की रचना, उसकी शक्तियां तथा कार्य पर चर्चा करेंगे। चीन के नवीन संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में इसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 65 में स्थायी समिति की रचना का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इनका चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा होता है, जिसे इन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी प्राप्त है। स्थायी समिति की सदस्य संख्या के बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। इसका निर्धारण राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को करना है। कार्यकाल का जहाँ तक प्रश्न है, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष है और स्थायी समिति उस समय तक अपना कार्य करती है जब तक कि नई स्थायी समिति का चुनाव न हो जाए। अतः स्थायी समिति का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष से कुछ अधिक होता है। यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से इसका कार्यकाल भी बढ़ जाता है। इसकी बैठकों के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह एक स्थायी निकाय है और इसकी बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है और उपाध्यक्ष उसकी कार्य संचालन में सहायता करता है। स्थायी समिति का अध्यक्ष स्थायी समिति की अध्यक्षता करता है तथा उसकी आज्ञा और निर्णयों पर हस्ताक्षर भी करता है, परंतु उसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब हम देखते हैं स्थायी समिति की शक्तियां तथा कार्य। संविधान के अनुच्छेद 67 में स्थायी समिति के शक्तियां और कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। यह संविधान की व्याख्या करती है तथा संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। उन कानूनों का निर्माण एवं संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में नहीं है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्रावसान काल में आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं तथा बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। स्थायी समिति राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय तथा सर्वोच्च प्रोक्यूरेटोरेट के कार्यों का निरीक्षण व जांच करती है। यह राज्य परिषद द्वारा निर्मित उन प्रशासनिक नियमों, आदेशों तथा निर्णयों को रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हैं। स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णयों व नियमों को भी यह रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल है। जब राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में यह निर्णय करती है। जब
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो केंद्रीय सैनिक आयोग व इसके सदस्यों के चयन के बारे में भी यह निर्णय करती है। सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक समिति के सदस्यों, सैनिक न्यायालय के सभापति की यह नियुक्ति करती है। यह उप प्रोक्यूरेटर जनरल तथा प्रोक्यूरेटोरेट समिति के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करती है। विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति व पदच्युति का भी स्थायी समिति को अधिकार है। विदेशों से किए जाने वाले समझौतों व संधियों का पुष्टिकरण यही समिति करती है। सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने का अधिकार स्थायी समिति को प्राप्त है। राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक तथा उपाधियां इसकी स्वीकृति से दी जाती है। इसको विशेष क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त है। देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने का इसको अधिकार प्राप्त है। इसे आम लामबंदी तथा आंशिक लामबंदी घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। 20 मार्च 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार संपूर्ण देश किन्हीं प्रांतों, स्वायत्तशासी प्रदेशों या केंद्रीय सरकार के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले नगरपालिका क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने का इसको अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य समस्त कार्य करने का इसको अधिकार है। वस्तुतः यह बहुत ही व्यापक प्रावधान है जिसके आधार पर जनवादी कांग्रेस इसे कोई भी कार्य सौंप सकती है। तो इस प्रकार स्थायी समिति के पास व्यापक शक्तियां और कार्य हैं। अब हम देखते हैं स्थायी समिति की वास्तविक स्थिति। फाइनर ने लिखा है, संविधान में स्थायी समिति को राज्य के सर्वोच्च अंग की श्रेणी में रखा गया है। यह औपचारिक चीनी पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि स्थायी समिति जनवादी चीन का वास्तविक विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार स्थायी समिति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है तथा इसे अपने समस्त दायित्वों का प्रतिवेदन जन कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। स्थायी समिति की विस्तृत शक्तियों और कार्यों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि इसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक और बहुमुखी है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के स्थायी निकाय के रूप में जन कांग्रेस के अधिकारों की बहुत अधिक सीमा तक इसी के द्वारा संपादन किया जाता है। इसलिए विद्वान रॉबर्ट एलिगेंट ने इसे सरकार की सर्वोच्च संस्था कहा है। परंतु कुछ अन्य विचारकों का इस संबंध में दृष्टिकोण भिन्न है। वे कहते हैं कि समिति की सदस्यता बहुत अधिक है, लगभग 140-45 की इसकी सदस्यता है। इतनी अधिक सदस्यता वाली संस्था कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। यह भी कहा जाता है कि स्थायी समिति की भूमिका बहुत अधिक सीमा तक राज्य परिषद तथा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति, उसके पॉलिट ब्यूरो तथा पॉलिट ब्यूरो की स्थायी समिति से सीमित हो जाती है। आलोचकों के अनुसार चीन में सभी सरकारी संस्थाओं पर केंद्रीकृत पार्टी नेतृत्व है, इसलिए स्थायी समिति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि चीन की समस्त शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल के नेतृत्व पर तो संदेह नहीं किया जा सकता, परंतु इस स्थिति के बावजूद
स्थायी समिति समस्त शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यवहारिक राजनीति का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्थायी समिति में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक प्रमुख सदस्य होते हैं और यह बात स्थायी समिति को अत्यधिक उच्चता प्रदान कर देती है और उसका महत्व स्थापित करती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।